देखो, हम लोगों ने कल ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली थी कि आखिर स्टेम सेल्स होते क्या हैं, है ना। और इस बारे में भी हम लोगों ने बातचीत ऑलरेडी करके रखी है कि बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर कौन कौन सी ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर आप लोगों को स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोगों को स्टेम सेल्स कहाँ से आप ऑब्टेन कर रहे हो या आपको आपका स्टेम सेल कहाँ से मिल रहा है, इस सोर्स के बेसिस पे हम लोग हमारे स्टेम सेल्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। ठीक है ना। जैसे पहला स्टेम सेल की कैटेगरी कहलाएगी एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स और दूसरे को हम कहेंगे अडल्ट स्टेम सेल्स, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। मतलब ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है किस बेसिस पे किया गया है कि स्टेम सेल मोटा था, छोटा था, खोटा था, फोटा था, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सोर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन में, हर एक टिश्यू में स्टेम सेल्स होते हैं क्योंकि आपकी पूरी की पूरी बॉडी ही स्टेम सेल से बनी हुई है, राइट। लेकिन क्या होता है कि हम लोग फिर भी हमारी बॉडी के अंदर के स्टेम सेल्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन सोर्स। एक एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स और एक होता है आप लोगों का अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है ना। अच्छा, तो अभी एक एक करके इन वर्ड्स को समझना शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म आप लोगों का अडल्ट स्टेम सेल्स। अच्छा, ठीक है। अब देखो, एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स ये वर्ड समझने से पहले आपको ये वर्ड एम्ब्रायो का मीनिंग पता होना चाहिए। और जो कि मुझे लगता है कि अगर कोई बंदा इस पर्टिकुलर चैप्टर तक पहुंचा है तो डेफिनेटली उसने सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट किया होगा। कंप्लीट करने के बाद ही उसकी जर्नी यहाँ तक आगे आई होगी। डायरेक्टली तो ढप से यहाँ पे कूद के तो तुम आ नहीं गए होगे, राइट। अच्छा, तो जब आपने सेक्सुअल और आपने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, जब हम लोग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग डेवलपमेंट की स्टेजेस देखी थी कि मतलब मेल एंड फीमेल सेक्सुअल कंबाइन होता है, एक सेल बनता है ना, राइट। बराबर, नया सेल बनता है, धीरे धीरे वो सेल का डिवीजन होता है, सेल के अंदर डेवलपमेंट होती है, बराबर। फिर धीरे धीरे सारी डेवलपमेंट प्रोसेस को 9 मंथ्स की ह्यूमन के केस में कंप्लीट करते हुए फाइनली आप लोगों का क्या बनता है, एक बेबी बनता है। ठीक है, बराबर, ओके। तो यही सारी बातचीत आप लोगों को अगर याद है तो आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्टली बेबी नहीं बनता है, डिफरेंट स्टेजेस से होकर एक सेल गुजरता है। ठीक है, वो डिफरेंट स्टेजेस जो होते हैं वो आप लोगों के क्या होंगे, वो डिफरेंट स्टेजेस आप लोगों के कंप्लीट होते हैं, सेल डिवीजन होता है और फिर जाके क्या होता है, आप लोगों का एक बेबी फाइनली क्रिएट होता है। बराबर, फाइनली क्या होता है, एक बेबी क्रिएट होता है। जैसे सबसे पहली स्टेप जो एकदम सबसे इनिशियल लेवल की स्टेप होती है वो क्या होता है आप लोगों का, कि बेबी का बनने के लिए, ठीक है, आप लोगों के बॉडी के अंदर में मेल एंड फीमेल सेक्सुअल का कंबाइन होकर क्या बनाना, जाइगोट बनाना। जाइगोट का मतलब बेसिकली एक तरीके से होता है नया सेल, बेबी का नया सेल जो कि पेरेंट्स के सेल से कंबाइन होकर बना है। ठीक है, जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट का धीरे धीरे डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होता है। ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट करनी है तो ऑब्वियस है कि उसको सेल तो डिवाइड करने ही पड़ेंगे। तो जाइगोट का क्या होता है, सेल डिवीजन होता है एंड धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रॉयो में। ठीक है ना, बराबर, वो धीरे धीरे किस में होता है, कन्वर्ट, एम्ब्रॉयो में। और उसके बाद ये एम्ब्रॉयो पे आके चीज़ें नहीं रुकती हैं, एम्ब्रॉयो का फिर से फर्दर सेल डिवीजन होता है और फिर जाके आप लोगों को मिलता है फीटस। और उसके बाद फाइनली वो जो फीटस होता है, बराबर, वो फीटस आप लोगों का कन्वर्ट होता है किस में, आप लोगों के एक बेबी में। यानी कि सेल डिवीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट बेबी। ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ दैट बेबी। तो जब सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो सेल डिवाइड होने का मतलब क्या होता है कि उस बेबी की
अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी पार्ट्स का धीरे 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 डेवलपमेंट क्या हो रहा है, शुरू हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि बोन सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे हम लोगों ने एक अदर नाम भी दिया है आप लोगों का, स्टियोसाइट्स, है ना। अच्छा, लीवर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका एक अदर नाम भी दिया हुआ है हेपेटोसाइट्स। एंड वहाँ पे नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स बनना शुरू हो जाते हैं इसी पूरी प्रोसेस के दौरान। ओके, तो जब आप लोगों का एम्ब्रॉयो डिवाइड होकर फीटस में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, तो जब एम्ब्रॉय फीटस में कन्वर्ट हो रहा होता है ना, तो इस प्रोसेस से पहले या फिर मैं कहूँ इस प्रोसेस तक जो सेल होते हैं, इस प्रोसेस तक जो सेल होते हैं उन सेलों को कहा जाता है एम्ब्रॉयोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है एम्ब्रॉयोनिक स्टेम सेल्स। मतलब एम्ब्रॉयो से फीटस बनने से पहले, ठीक है, एम्ब्रॉयो से फीटस बनने से पहले आपका जो सेल होता है उस पर्टिकुलर सेल को कहा जाता है एम्ब्रॉयोनिक स्टेम सेल्स। अच्छा, और ये जो एम्ब्रॉयोनिक स्टेम सेल्स होते हैं ये आप लोगों के क्या होते हैं, एक प्राइमरी टाइप के अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। मतलब इनका अभी तक डिवीजन नहीं हुआ है और अभी तक ये जो पहुँचे हैं जाइगोट से लेके एम्ब्रॉयो तक का जो ये स्टेज है, ये सेल्फ डिवीजन के वाया नहीं पहुँचे हैं, ये सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी के वाया पहुँचे। मतलब 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, इस तरीके वाली प्रोसेस के थ्रू पहुँचे। पहली बार जो सेल डिवीजन होने वाला है वो पहली बार सेल डिवीजन यहाँ से होता स्टार्ट, एम्ब्रॉयो के बाद से स्टार्ट होता। ठीक है, बराबर, ये पहली बार जो सेल डिवीजन है वो एम्ब्रॉयो के बाद से स्टार्ट होता, तो हमने उसको एम्ब्रॉयो के बाद स्टार्ट होने नहीं दिया। अगर मान लेते हैं आप एम्ब्रॉयो के वक्त ही सेल्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, ले लो, तो वो जो आप लोगों के सेल्स होते हैं एम्ब्रॉयो तक के, जिनका अभी तक एक बार भी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, वो अगर जाइगोट से लेके एम्ब्रॉयो तक की स्टेज तक पहुँचे हैं तो मल्टीप्लाई होने वाली एबिलिटी के वाया पहुँचे हैं। इस चीज़ को हम लोग कहेंगे आप लोगों का क्या, आप लोगों का प्लूरोपोटेंसी। तो ये पेपर में आप लोगों को डिफाइन पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, कि ये पोटेंसी आप लोगों की क्या है, प्लूरिपोटेंसी, तो ये आपको डिफाइन यहाँ से एक्सपेक्टेड रहेगी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है, ये जो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स है इससे फ़ायदा क्या है। अगर मान लेते हैं इस तरीके से एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स को हम लोग हमारी लैब्स में सिंथेसाइज कर पाएँ और उसके बाद जब इनका सेल डिवीजन स्टार्ट हो तो हम लोग पता है क्या कर सकते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उन, और क्योंकि देखो एम्ब्रॉयो के बाद ही फीटस बनता है, तो फीटस के स्टेज तक आते आते एक बॉडी ऑर्गन्स बनना ऑलमोस्ट शुरू हो जाते हैं। तो आप इन्हीं बॉडी ऑर्गन्स को सोचो अपने लैब्स में भी बना सकते हो। तो ये इसका एडवांटेज है अगर हम एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स ऑब्टेन करते हैं तो। अच्छा, अब बात आती है अडल्ट स्टेम सेल्स की। तो अडल्ट स्टेम सेल्स का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है कि जब एक इंसान अडल्ट हो जाता है तो उस वक्त उसकी बॉडी से जो स्टेम सेल्स ऑब्टेन किए जाते हैं, जहाँ कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, ब्लड से ऑब्टेन कर सकते हो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू से ऑब्टेन कर सकते हो, रेड बोन मैरो से ऑब्टेन कर सकते हो, है ना। इसके अलावा आप जो कॉर्ड होती है ना, जो बच्चे और मम्मी के बीच में अम्बिकल कॉर्ड होती है जो कनेक्टेड होती है, उस कॉर्ड को जब अपन काटते हैं, काटना ही पड़ता है, तो उस कॉर्ड को काटते वक्त खून निकलता है, उस पर्टिकुलर खून से भी आप क्या कर सकते हो, ये अडल्ट स्टेम सेल्स ऑब्टेन कर सकते हो। लेकिन मैडम ये सारे स्टेम सेल्स हम ऑब्टेन कर क्यों रहे हैं, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति किसी बीमारी से ग्रसित होता है या फिर किसी एक्सीडेंट का अगर वो शिकार हो जाता है, तो या फिर नेचुरली ही वक्त के साथ साथ या फिर बाय बॉर्न अगर उसका कोई पर्टिकुलर ऑर्गन काम करना बंद कर देता है, तो तुम जानते होगे कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर मान लेते हैं किडनी काम करना बंद कर दी, तो किडनी का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है क्या, कि भाई हमारी जो किडनी है ये वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करेगी, वो आपकी बॉडी में फिल्टर नहीं होता है, आपकी बॉडी में वेस्ट जमा होने लगता है। अब इसका ऑप्शन क्या है, आर्टिफिशियल किडनी। अभी तक तो देखो इंडिया में मेरे जहाँ तक मुझे याद है
3-4 साल पहले तक, जब हम लोग भी इस आर्टिफिशियल किडनी को ढूंढ रहे थे, पॉसिबल नहीं हुआ था। एक दूसरा ऑप्शन होता है डायलिसिस करवाना, जो कि काफ़ी पेनफुल टेक्निक है, बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों को लगता है अरे वाह बस लेटना ही तो है, एक तरफ से ब्लड निकलेगा दूसरी तरफ से ब्लड जाएगा। नो, डायलिसिस के लिए पूरे बॉडी के आपके अंदर प्रॉपर तरीके से सेटअप क्रिएट किया जाता है। डिपेंड कि आपकी किडनी कितनी ज़्यादा फेल हो गई है, आपको एक वीक में कितनी डायलिसिस की नीड है, ये भी देखना पड़ता है। प्लस डायलिसिस का कॉस्ट, वो भी एक सबसे बड़ा चिंताजनक सवाल होता है। डायलिसिस कोई सस्ता नहीं होता है कि फ्री में हो जाएगा करके, है ना। और डायलिसिस हर किसी की बॉडी झेल भी नहीं सकती, उसके लिए एक बॉडी को पावरफुल होना पड़ता है। तो ये जो एंटायर चीज़ें हैं, ये सारी एंटायर चीज़ें आपकी बॉडी कर पाएंगी या आपकी बॉडी नहीं सहन पाएगी। फिर तीसरा ऑप्शन रहता है ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट कर लेना। तो ऑर्गन कोई पेड़ में तो लटकता नहीं है या सब्जी भाजी में बिकता तो है नहीं कि खरीद के लाए और अपनी बॉडी के अंदर लगा लिए। ऑर्गन अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट करना है तो ऑर्गन अवेलेबल भी तो होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में जितने लोगों को ऑर्गन की रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा कम ऑर्गन देने वाले डोनर्स हैं। पता है, डोनर्स है ही नहीं, लोग ऑर्गन डोनेट करना ही नहीं चाहते। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, उनका ऐसे पता नहीं क्या मेंटालिटी रहती है कि मर जाएंगे, अपनी मतलब बॉडी को दफन कर देंगे या जला देंगे, बट अपनी बॉडी के अच्छे ऑर्गन्स नहीं देंगे। एक दफ़ा सोच के देखो कि अभी तुम जो नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हो, तुम आंखों से देख पा रहे हो, कितने ऐसे लोग हैं जो आंखों से नहीं देख पा रहे। मान के चलते हैं कल को अगर मेरी डेथ होती है और अगर मेरी आंखें जल गई तो इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन मैंने वेस्ट कर दिया। लेकिन अगर मैं वही अपनी आईज डोनेट करूं तो सोचो एक नेक्स्ट पर्सन तो हो तुम्हारे जैसा ही कोई, है ना, किसी वो भी किसी ना किसी का भाई बहन बच्चा दोस्त होगा, राइट, वो इंसान देख पाएगा तुम्हारे साथ। वो ये थोड़ी ना कह रहे कि आप अपनी आंखें निकाल के मुझको दे दो और आप अंधों जैसे जीने लगो। वो ये कह रहे हैं कि इन केस अगर आपकी कल को डेथ हो जाए, जो कि नेचुरली कभी ना कभी सभी की होनी ही है, तो उस वक्त तो कम से कम आप हमारे लिए अवेलेबल करो या हमारे जैसों के लिए अवेलेबल करो, ताकि हमको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल पाए इस दुनिया को देखने की। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जो कि लोग नहीं करते, मैं बता रही हूँ, लोगों की मेंटालिटी होती है नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस मेंटालिटी से देखो कोई किसी को बाहर नहीं निकाल सकता। ये इंसान के ऊपर स्वयं रहता है कि आप कितना अपने आप को इस चीज को लेके इम्प्रूव करना चाहते हो। अभी भी तुम देखना कई लोग ब्लड डोनेट नहीं करते, पता नहीं क्यों, क्या उनकी सोच होती है। बट ब्लड डोनेशन इज डिफरेंट थिंग एंड ऑर्गन डोनेशन इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। मेरे हिसाब से तो करना चाहिए, खैर बाकी आपकी चॉइस है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी एक ऑप्शन होता है, बट ऑर्गन्स अवेलेबल नहीं होते, एज वेल एज बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। लेकिन ये सारी टेंशन हमें आ क्यों रही है? ये सारी मुसीबतें, ये सारी टेंशन हमें इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारी बॉडी पेड़ के जैसी नहीं है। पेड़ का कैसा होता है, लेट्स से कभी कोई उसकी टहनी बिजली की लाइन को टच कर रही है, या फिर मान लेते हैं घर की दीवार तोड़ रही है या फिर टूट चुकी है, तो आप देखेंगे कि अपने आप कुछ समय बाद वापस से वो जो बिजली की टहनी है, वो सॉरी जो पेड़ की टहनी है वो फिर से ग्रो हो जाती है। अगर आप उसे कट भी कर देते हैं फिर भी, मतलब प्लांट्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने ऑर्गन्स को, ऑब्वियस है कि ब्रांचेस भी तो उसके ऑर्गन्स ही हैं, अगर आपने उन्हें कट कर दिया तो वो उनको वापस से क्या कर सकता है, उन्हें रिकवर कर सकता है। सोचो, उन्हें वापस से ग्रो कर सकता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी का कोई पर्टिकुलर ऑर्गन फेल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, सो हमारी बॉडी उनको वापस से एज इट इज ओरिजिनल फॉर्म में रिकवर नहीं कर सकती। तो ऐसे केस में वो इंसान की जो कंडीशन होती है, ठीक है, उस बीमारी से जूझना, रोज की मुश्किलें वगैरह वगैरह, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कितना अच्छा हो कि काश मार्केट में किडनीज बनकर मिलती हो, है ना। मतलब हम ह्यूमंस लोगों ने इतनी एडवांस चीज़ें हासिल कर ली हैं, बट स्टिल हम लोग अभी तक ऑर्गन्स नहीं बना पा रहे हैं, राइट। वैसे काफ़ी हद तक काफ़ी फील्ड्स में इस चीज़ पे काम चल रहा है, बट कितना अच्छा ऑर्गन्स मिले, हम उन ऑर्गन्स को खरीद कर लाएं और जिस इंसान को जैसी रिक्वायरमेंट हो वो उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑर्गन के अंदर उस चीज़ को वो क्या करे, अपने अंदर लगवा ले। बताओ कितना अच्छा है ना। तो
तो ऐसे केस में यहाँ पे नीड पड़ती है किस चीज़ की, आप लोगों के स्टेम सेल्स की, क्योंकि स्टेम सेल्स बेसिकली वो सेल्स है जहाँ से चीज़ें अभी बनना शुरू होंगी, है ना। स्टेम सेल्स वो सेल्स हैं जहाँ से चीज़ें अभी जस्ट बनना शुरू होंगी। मतलब अगर आपने एक एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल ऑब्टेन कर लिया है तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल अभी अपने इनिशियल स्टेज पर है, उसमें मतलब अभी अभी डिफ्रेंशिएशन होने का है कि ये फलाना सेल है, ये फलाना सेल है, ये इस काम का सेल है, ये उस काम का सेल है, अभी डिफ्रेंशिएशन होना बाकी है। अगर आप उसको इस तरीके से ऑब्टेन कर लेते हो और अगर आप उसे कल्चर करते हो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और मान लेते हैं अगर आपने उस पर्टिकुलर सेल को प्रॉपरली कल्चर किया तो आप खुद न्यूरॉन्स क्रिएट कर सकते हो। और बेसिकली अगर आपने बहुत सारे न्यूरॉन्स क्रिएट कर लिए तो आपने इनडायरेक्टली क्या क्रिएट कर लिया, ब्रेन क्रिएट कर लिया, क्योंकि ब्रेन हमारे न्यूरॉन से ही तो बनता है। आपने अगर इस तरीके के सेल्स क्रिएट कर लिए, यानी कि बेसिकली आपने बोन क्रिएट कर लिया, तो ये जो आपका स्टेम सेल का कलेक्शन है, ये कलेक्शन करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम लोग हमारी बॉडी के अंदर ये जो पुराने हो चुके डेड सेल्स होते हैं इनको रिप्लेस कर सकें, इन्हें हटाकर नए सेल्स को हम लोग क्या कर सकें, रख सकें। ठीक है, तो मैडम ये बॉडी खुद क्यों नहीं कर लेती है? क्योंकि बॉडी एक स्टेज के बाद, ठीक है, इन सेल्स को बनाना रोक देती है। उन सेल्स को फिर वो सिर्फ क्या करती है, ग्रो करती है, लेकिन क्रिएट नहीं करती। तो एक्चुअली एक स्टेज के बाद, एक एज के बाद या एक साइकिल के बाद आपकी बॉडी में सेल्स, न्यू सेल्स क्रिएट होना बंद हो जाते हैं, या एक प्रोसेस के बाद वो रुक जाता है। फिर जो बन गया सो बन गया, बस उसी के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है। तो ऐसे केस में अगर किसी को बाय बर्थ कोई डिफेक्टिव चीज़ें मिल गई हैं, मान लेते हैं बाय बर्थ किसी की बॉडी के अंदर एक फलाना सेल नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीजंस, तो हम लोग ताकि वो सेल को उसकी बॉडी के अंदर इम्पार्ट कर सकें ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल नॉर्मल जी सके। बट हम कैसे इम्पार्ट करेंगे, हमारे पास तो सेल है ही नहीं। तो हमारे पास सेल हो सकता है अगर हम स्टेम सेल को क्या कर सकें, अपने लैब में बना सकें, ताकि जो लोग हैं ऐसी खतरनाक बीमारियों से जब वो जूझते हैं, जैसे डायबिटीज़, राइट, जिन लोगों को नॉर्मल डायबिटीज़ है उन लोगों को तो खैर उतना पता नहीं चलता है, बट टाइप 1 की डायबिटीज़ अगर किसी को है, जिनको एक दिन में 2-2 या 4-4 इंजेक्शन्स लेने पड़ते हैं, उन लोगों को पूछो, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फेक्शंस, अल्जाइमर डिसीज़, पार्किंसन डिसीज़। अल्जाइमर तुमने शायद सुना भी होगा, जिसमें एक इंसान की याददाश्त जाने लगती है समय के साथ साथ, वो चीज़ों को भूलने लगता है। तो ऐसे केस में उनके ओल्ड डेड सेल्स अगर हम इनको रिप्लेस कर दें न्यू सेल्स के साथ वाया सर्जरीज, तो इनकी लाइफ वापस से शुरू हो जाएगी, दे अगेन बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ, है ना, बराबर। क्योंकि अगर आपने एक बार उनको आपकी बॉडी में डाल दिया तो डालने के बाद फिर वो अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अपना सेल डिवीजन खुद करते रहेंगे, बट उनको डालना पड़ेगा। उन्हें डालोगे कब, जब आपके पास खुद होगा, और आपके पास कब होगा, जब आप इस तरीके से उनको लैब्स में आप क्या कर पाओगे, सिंथेसाइज कर पाओगे। सो देयरफॉर स्टेम सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। खैर आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को लेकर, जो मैंने एंटायर आपको कहानी बताई ये उसी को लेकर है कि कई बार एक्सीडेंट्स में ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं। मान लेते हैं अगर किसी ने ये निर्णय लिया भी है कि मैं ऑर्गन डोनेट करूँगा, लेकिन मान लेते हैं उसकी डेथ इस तरीके से हुई कि उसका ऑर्गन बचा ही नहीं डोनेट करने लायक, तो बताओ एक डोनर वैसे ही कम हो गया। प्लस ऐसा नहीं होता है कि मैं ऑर्गन डोनर हूँ और मैं अपना ऑर्गन किसी को भी डोनेट कर सकती हूँ। जिसको मैं डोनेट करना चाहती हूँ उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत चीज़ें मैच भी होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी फैक्टर पहले तो ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, मुझे कोई डिसीज़ जैसे कि हेरिडिटरी टाइप की डिसीज़ कुछ नहीं होनी चाहिए। बहुत कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको डॉक्टर को याद रखना पड़ता है, और अगर सारे फैक्टर्स मैच हुए तो ही वो इंसान उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रिसीव कर सकता है। अगर मैं ये सोचूंगी कि हाँ मैं कोई इस व्यक्ति को ऑर्गन डोनेट करने में कर दूँ, तो मैं नहीं कर सकती, है ना। मैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति को अगर उसके साथ मेरी कंडीशंस मैच नहीं हुई तो मैं उसको नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसे केस में सोचो एक ऑर्गन डोनर है और उसको लेने वाले लाखों लोग हैं, उन लाखों लोगों में से भी बहुत सारे लोग इसलिए फिल्टर आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, उनको ऑर्गन नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो ब्लड ग्रुप को मैच नहीं कर पाएंगे। जो बचे हुए लोग होंगे जिनका मान लेते ब्लड ग्रुप मैच हो भी गया, तो हो सकता है वो कुछ और कंडीशंस मैच ना कर पाए।
फिर और कुछ कंडीशंस मैच ना कर पाए, तो ऐसे करते करते सोचो सिर्फ कुछ ही लोग बचेंगे जो उस ऑर्गन के लिए एलिजिबल होंगे, और बाकी का क्या हुआ, बाकी को कुछ नहीं मिला। सो बेसिकली ऑर्गन डोनेशन इज वेरी पुअर एटलीस्ट इन आवर कंट्री, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज ऑल्सो वेरी लो। तो आफ्टर डेथ आप उस ऑर्गन का क्या करोगे यार? आपको अपने साथ जमीन के अंदर रखकर ऑर्गन को कुछ मिलेगा? वो ऑर्गन डिकम्पोज हो जाएगा। जैसे आपकी हड्डियां डिकम्पोज नहीं होती ना, एक इंसान का अगर मान लेते हैं आप कुछ सालों बाद अगर उसकी कब्र खोद कर अगर आप उसे निकालते हैं तो कंकाल निकलता है, उसका स्कल निकलता है, उसकी हड्डियां निकलती हैं, हड्डियां डिकम्पोज नहीं होती। बाकी आप देखना, बाकी सब डिकम्पोज हो जाता है, आपके नाखून, आपके बाल, इवन सोचो नाखून और बाल डेड सेल्स है, वो तक डिकम्पोज हो जा रहे हैं, है ना। आपकी चमड़ी जिस पे हम लोग मस्त सनस्क्रीन लगाते हैं, बॉडी लोशन लगाते हैं जब तक हम जिंदा रहते हैं, है ना, कि नहीं यार हमारी स्किन अच्छी रहनी चाहिए, ये सब डिकम्पोज हो जाता है। हमारे गुलाबी गुलाबी होठ, हमारी आंखों की पलकें, फिर हमारी आंखें, सब सब मतलब बॉडी को अगर आपने मान लेते हैं दफनाया है, और अगर आप मान लेते हैं उसको निकाल के देखेंगे तो आपको हड्डियों के ढांचे के अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, और आपके इतने वैल्यूएबल, इतने ज़्यादा कीमती ऑर्गन्स कहाँ गए? सिर्फ डिकम्पोज हो गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन अगर वही ऑर्गन्स आपने डोनेट किए होते तो आप पता नहीं 3 से 4 लोगों की शायद उनकी ज़िंदगी उनको दे पाते, वो भी जी पाते, फिर ठीक है, वो भी जी पाते अगर आप डोनेट करने के लायक हो तो, राइट, अगर आप डोनेट करने के लायक हो तो। सो देयरफॉर मेरे हिसाब से इस तरीके से ऑर्गन को सिर्फ डिकम्पोज करवा देना, ठीक है, या फिर मान लेते हैं जैसे कई रिलीजन में जलाया भी जाता है बॉडीज को, सिर्फ उन्हें जला देना इट्स नॉट गुड मेरे अकॉर्डिंग। बाकी पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी करती है, वो क्या सोचता है ना। लेकिन आप साइंटिफिकली लॉजिकली तरीके से सोचो, इमेजिन करिए आपका स्वयं का कोई बच्चा होता है ना, और उसको किसी पर्टिकुलर ऑर्गन की नीड होती, हम कैसे हो जाते हैं कि हाय मेरे बच्चे को कोई दे दे, हाय मेरे बच्चे को कोई दे दे। और अगर मान लेते हैं कोई आपके पास आए कि नहीं भाई मुझे मेरे बच्चे की नीड है, आप करके दो उसको, इन केस आप कम से कम प्लेज तो करो, भले आप मेरे बच्चे को दे पाओ या ना दे पाओ, प्लेज तो करो कि आप कभी ना किसी और को दोगे। तो हम मना कर देते हैं, नहीं मैं नहीं दूंगा भाई, मेरी ऑर्गन है, मैं तो भले ही जला लूंगा, भले ही डिकम्पोज करवा लूंगा, बट मैं दूंगा नहीं। लेकिन जब यही सेम कंडीशन हमारे बच्चे या हमारे किसी अपने के साथ आ जाए तो हम कैसे हो जाते हैं कि नहीं काश कोई दे। तो जब हम खुद ये एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है तो हम सामने से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे लोग ये एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। तो फर्स्ट अगर आप किसी चीज़ को लेना चाहते हो तो पहले आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई मैं भी डोनेट करूं, ठीक है। हो सकता है तुम्हें भगवान ना करे कि ज़िंदगी में कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की नीड पड़े, ठीक है, तुम हेल्दी ही रहो, सब हेल्दी रहें, लेकिन फिर भी अपने हेल्दी ऑर्गन्स अगर तुम किसी को देकर जाओगे तो तुम्हारी वजह से किसी और की लाइफ भी जिंदगी के लायक होगी। रिसेंटली नागपुर में कोराडी के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, 16 साल का लड़का था, नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था, मतलब बाइक चला रहा था, बस गिर गया बाइक से, कुछ नहीं हुआ, उठा घर आ गया। आफ्टर 3 to 4 days आफ्टर एक्सीडेंट वो लड़का अपने कमरे में बेहोश पाया गया। जब उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए तो पूरा प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग वगैरह हुई, डॉक्टर्स ने कहा इसके ब्रेन में कुछ हिट हुआ है। तो घर वालों ने बताया कि हाँ 4-5 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो तो बहुत ही नॉर्मल था, ये तो घर भी आ गया था, कुछ हड्डी नहीं टूटी, कहीं खून नहीं बहा, कहीं कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली में उस गिरने के दौरान उसका जो दिमाग था ना, उस दिमाग में कुछ हिट हो गया था, तो जिसकी वजह से उसका जो बॉडी है अब वो कम्प्लीटली ब्रेन डेड था, कम्प्लीटली ब्रेन डेड का क्या मतलब होता है कि अब वो चाहे कितने भी साल, ठीक है, अच्छा आपके बिस्तर पे रहे, लेकिन वो कभी भी अब जिंदा नहीं हो सकता, वो बस पड़ा रहेगा, ठीक है, बराबर, बस वो पड़ा रहेगा। तो ऐसे केस में वो जो लड़का था उसकी फैमिली, ठीक है, उन्होंने ये म्यूचुअली डिसीजन लिया कि हम हमारे बेटे का, ठीक है, 16 साल का था बेचारा सिर्फ, ठीक है, शायद 16 साल का ही था जहाँ तक मेरे हिसाब से, तो वो पर्टिकुलर लड़के का
जो लोग पेरेंट्स थे उन्होंने डिसीजन लिया कि जो नीडी पेशेंट्स हैं हम उसको हमारे बच्चे के ऑर्गन डोनेट करेंगे। ठीक है, मतलब अननेसेसरी उसको सिर्फ जला देंगे या फिर उसको सिर्फ हम लोग दफना देंगे, उन्होंने ये डिसीजन लिया जो कि एक पेरेंट के लिए, वो भी 16 साल के बेटे के लिए ले पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक बच्चे के लिए अपना किसी पेरेंट का डिसीजन ले पाना इस तरीके का। उन्होंने क्या किया, उसके ऑर्गन्स को डोनेट किया। ठीक है, और उसके जितने भी ऑर्गन्स थे, उसके लंग्स, उसके किडनीज, उसकी आईज, उसका हार्ट वगैरह वगैरह, जो भी वो डोनेट करने के लायक था वो सारा उन्होंने उसको क्या किया, डोनेट किया। और ऑब्वियस है कि वो किसी ना किसी को मिला होगा, और जिस इंसान को वो पर्टिकुलर चीज़ मिली होगी, है ना, उससे दूसरों की ज़िंदगी बची होगी। ऑब्वियस है कि हमारी बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, तो उस लड़के की एक किडनी जो थी वो एक बूढ़े व्यक्ति को मिली थी, जो कि एज के साथ साथ ऑब्वियस है कि किडनी काम करना बंद हो जाती है। 4 साल पहले हमारे दादा को भी किडनी के रिक्वायरमेंट थी, उनको नहीं मिली थी। ठीक है, बट खैर वो अपनी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी कर गए 80-85, सो वी नो रेग्रेट कि कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी वही सेम लड़के की एक और किडनी मिली किसको, एक 12 साल के बच्चे को। ठीक है, अब सोचो 12 साल के बच्चा वर्सेस एक 70 साल का बूढ़ा इंसान। मैं ये नहीं कह रही कि उसको किडनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट तुम ये सोचो कि उसने फिर भी अपनी लाइफ जी है, लेकिन जो 12 साल का बच्चा है उसने तो अपनी कोई लाइफ ही नहीं जी है। वो तो बेचारा अभी 3rd 4th में होगा, वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा। तो लेकिन उसको सोचो, जब वो किडनी मिली तो उसके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई कि अब मेरा बच्चा एटलीस्ट एक किडनी के सहारे कम से कम नॉर्मल लाइफ कुछ हद तक तो जी सकता है। लेकिन यह पॉसिबल कैसे हो पाया, जब किसी दूसरे पेरेंट ने अपने 16 साल के बच्चे को डेड होने के बाद उसके ऑर्गन डोनेट किए। तो जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, तभी ये चीज़ अवेयर हो पाएगी। अगर हम अपनी अपनी मानसिकता ऐसे रखेंगे, क्या करेंगे यार मरने के बाद उस बॉडी ऑर्गन्स का, खुद सोचो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे। सो देयरफॉर ऑर्गन डोनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, लेकिन ऑर्गन डोनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ मैं लिख कर जा रहा हूँ कि कल को तो मेरी किडनी ले लेना, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उन्हें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, प्रॉपर जगह पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है ना, पूरी प्रोसेस होती है। फिर जब आपकी लेट से कभी डेथ वगैरह हो जाए तो जहाँ पे आपने रजिस्टर किया उस जगह पे आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ठीक है करके। अब आप तो इन्फॉर्म करोगे नहीं, ऑब्वियस है आपके बिहाफ पे कोई और इन्फॉर्म करेगा। फिर एकदम मतलब ऐसा नहीं है कि 2 दिन बाद इन्फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, आपको इमीडिएट इन्फॉर्म करना होता है। क्योंकि हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, अगर उनको तुरंत नहीं किया जाए ट्रांसफ़र एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर, तो बेसिकली वो वेस्ट है फिर। ठीक है, वो बेसिकली क्या है, वेस्ट है। तो ऐसे केस में प्रॉपर तरीके से वो कंडीशंस होनी चाहिए कि जल्दी से मेडिकल फैसिलिटी मिले, ताकि वो ऑर्गन क्या किया जा सके, सही जगह तक पहुंचाया जा सके। ठीक है, तो ऑर्गन बहुत डोनेट करना बहुत ही अच्छा काम है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग आप दुनिया में करोड़ों मंदिर घूम रहे हो, करोड़ों जगहें घूम रहे हो, रिलीजियस स्पॉट्स घूम रहे हो, हजारों लाखों का चंदा दे रहे हो, वर्सेस आप ये एक काम करो, दैट्स ऑल। ठीक है, आप ऑलमोस्ट किसी को न्यू जिंदगी दे रहे हो। ठीक है, ऑलमोस्ट किसी को न्यू जिंदगी दे रहे हो, दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई आपसे जिंदा रहते हुए आपके ऑर्गन्स नहीं मांग रहा है, आपके मरने के बाद मांग रहा है। तो बस इसको लेकर फिर ऑलवेज रिमेंबर में आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि इंडिया में ट्रांसप्लांटेशन ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 ये आया है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। अमेंडमेंट्स का मतलब चेंजेस, 2009 में चेंजेस आए, 2011 में चेंजेस आए, 2014 में चेंजेस आए। क्यों आए ये चेंजेस? देखो, बेसिकली कोई भी एक जो टेक्निक होती है वो साइंस की मार्केट में इसलिए लाई जाती है कि उससे ह्यूमंस का, या फिर मैं कहूँ आपके लोगों का भला हो सके, मैनकाइंड का। बट कुछ लोग अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, मॉनेटरी प्रॉफिट के लिए इन सारी फैसिलिटीज़ का दुरुपयोग करते हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लोगों को किडनैप कर लेना, बच्चों को किडनैप कर लेना, हेल्दी लोगों को किडनैप कर लेना, उनकी किडनी उनको मार डालना, उनकी किडनी निकाल लेना, उनका ये कर लेना, उनको बेच देना हाइयर प्राइसेस में, लाखों रुपए में, और किसी और पेशेंट की बॉडी में जो हाइयर प्राइस पे कर रहा है उसकी बॉडी में फिट कर देना,
है ना। ताकि अब देखो क्या है, ऑर्गन डोनेट आफ्टर डेथ होता है, ये नहीं होता है कि हाँ भाई मैं जिंदा हूँ, आओ मुझे मारो, मेरे ऑर्गन लेके चले जाओ, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ताकि इस तरीके की कुछ गंदी हरकतें ना हो सके, इनको लेकर कुछ पार्लियामेंट में, हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें क्या की गई हैं, आप लोगों के लॉज वगैरह बनाए गए। अच्छा, फिर आगे देखो आपको कुछ डिटेल दी हुई है कि आप कौन कौन से ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हो। जैसे स्किन भी आप डोनेट कर सकते हो। खैर स्किन डोनेशन थोड़ा सा रेयर है, बट जो लोगों की बॉडी झुलस जाती है इन द सेंस जल जाती है, अब किन रीजंस की वजह से जलती है उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। हाँ, तो आप उन लोगों को स्किन डोनेट कर सकते हो। कई लोग बहुत ही अजीबोगरीब बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो आप वो लोग हमारी स्किन को यूज़ कर सकते हैं। हार्ट है, पैंक्रियास है, किडनी है, लीवर है, लंग्स है, बोन है ना, ये सारी चीज़ें। एक पता है क्या, अमेजन प्राइम में एक बहुत ही अच्छी सी वेब सीरीज़ है ब्रीथ, ठीक है, सीज़न 1, वो देखना, ये उसी ऑर्गन डोनेशन को लेकर है। खैर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वैसी हरकतें करना, लेकिन वो पूरी की पूरी सीरीज़ इसी प्रकार के ऑर्गन डोनेशन पर है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए, विच ऑर्गन्स कैन बी डोनेटेड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए क्या डोनेट कर सकते हो, नहीं तो पता चले कल को कुछ भी लिख कर आ रहे हो, फिंगर्स, हैंड्स, थंब, नोज, ईयर्स, ऐसा नहीं लिख के आना। कौन से स्पेसिफिक ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं उस पर बातचीत की जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपका एंटायर चैप्टर था 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला पार्ट था साइटोलॉजी पे, साइटोलॉजी यानी कि सेल की पढ़ाई और उसके अलग अलग विभिन्न प्रकार, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो ये एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स है, यहाँ से आपको डिफाइन पूछा जा सकता है, और अडल्ट स्टेम सेल्स यहाँ से आपको डिफाइन पूछा जा सकता है। सो बी रेडी विथ इट। यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स में आपको 1 मार्क के लिए अगर यूजेस पूछे गए तो आपको सिर्फ नाम लिखना है। रीजनरेटिव थेरेपी, ठीक है, मतलब इसमें ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है ना। अच्छा, और उसके बाद सेकेंड यूज में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन अगर मान लेते हैं मोर देन 1 मार्क के लिए पूछा गया, 3 मार्क्स के लिए, तो आपको थोड़ा लॉन्ग डिस्क्राइब करना पड़ेगा, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी आप टारगेट से ही करो उसको, ठीक है। अच्छा, अब इस चैप्टर का एक सेकेंड पार्ट आता है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट पे हम लोग खैर कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि आखिर ये बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट क्या है। अगेन इस पार्ट को हम लोग मिनिमम कोशिश करेंगे 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में ब्रेक करें और फिर इसके आगे की पढ़ाई करें, क्योंकि मैक्सिमम चैप्टर आपका बायोटेक्नोलॉजी पर ही है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है मेडिकल फील्ड में, वेजिटेटिव फील्ड में, वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग कल डिटेल में बातचीत करते हैं।